नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। इंटर के खराब रिजल्ट पर बिहार सरकार छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद जागी। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि 12वीं की कॉपियां फिर से जांची जाएंगी। सवाल ये है कि बिहार सरकार की आंखें हमेशा गड़बड़ी के बाद ही क्यों खुलती है। परीक्षा के मूल्यांकन के वक्त भी कई शिकायतें सामने आई थी। आरोप लगाया गया था कि जो शिक्षक पात्र ही नहीं, उनसे कॉपियां चेक कराई गई। सवाल बिहार के शिक्षकों की पात्रता पर भी उठते हैं और पूरे शिक्षा विभाग पर भी। ऐसे में कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन तो हो जाएगा, लेकिन क्या बिहार सरकार इस खराब सिस्टम पर कभी आत्म मूल्यांकन करेगी? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार में 64% यानी करीब 8 लाख से ज्यादा छात्रों को फेल कर सरकार ने इसे कदाचार मुक्त परीक्षा का परिणाम बता दिया। लेकिन छात्रों का गुस्सा फूटा तो बैकफुट पर आकर सरकार ने 12वीं की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराने का आदेश दिया। देखिए ये रिपोर्ट। इंटरमीडिएट के रिजल्ट ने बिहार में हाहाकार मचा दिया। 64% छात्र फेल हो गए, यानी फेल होने वाले छात्रों की संख्या 8 लाख के ऊपर। हंगामा होना था, हुआ भी। उग्र छात्रों ने बुद्ध मार्ग पर जमकर बवाल किया। एक ही सवाल हर छात्र पूछ रहा था, मुझे फेल क्यों किया? गलती छुपाने के लिए हम लोग साथ ऐसा किया जा रहा है। बस हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको अपनी गलती छुपाने के लिए। जो पिछला बार जो टॉपर घोटाला हुआ, बीजेपी के ऑफिस के सामने आ गए थे हंगामा, क्योंकि बीजेपी हम लोग मत करेंगे, क्योंकि इन लोग सरकार को हम लोग देख लिए। बीजेपी के हम लोग सपोर्ट किए हैं, बीजेपी का सपोर्ट चाहे हम लोग। अरे सर सुनिए, जो बच्चा मेंस निकालेगा उसको फिजिक्स में 2 नंबर आएगा और केमिस्ट्री में 8-9 नंबर आएगा। जानते हैं कि मेंस और एडवांस के बीच में नहीं चला, जो मैथ्स से मेंस निकाल उसके एग्जाम में 2 नंबर आएगा फिजिक्स में। बिहार सरकार के भी रिजल्ट को लेकर हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मीटिंग की गई और गड़बड़ रिजल्ट आने वाले छात्रों की कॉपियां फिर से जांचने का ऐलान कर दिया गया। कि उसको किसी ने कहा कि भाई हमारा साइंस सब्जेक्ट 2 में बहुत अच्छा नंबर आया, 1 में बहुत कम आया है, तो वो जो उसके लिए अप्लाई करेगा तो उसके कॉपी को फिर से वेरीफाई किया जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो कंपार्टमेंटल की परीक्षा का है प्रावधान, वो बहुत शीघ्र कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी इंतजाम किया जाएगा, ताकि वो अवसर मिले। किसी को यह न लगे कि उसकी कॉपी ठीक ढंग से जांची नहीं गई है और उसको ऐसा लगता है अगर कि उसने बेहतर लिखा था, परीक्षा दिया था, उस हिसाब से उसको अंक नहीं आया है, तो यह उसका अधिकार है उसको फिर से जांच कराने का। तो उस विषय की परीक्षा की, उसकी कॉपी की फिर से जांच हो जाएगी, उसका प्रावधान है। उधर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने की बात कही। तो रिजल्ट का जो रिजल्ट आया है वो, लेकिन अब हम कैसे अपने पूरे सेकेंडरी और +2 के सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकें, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक बुलाई थी और उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। हम लोग एक रोड मैप बना रहे हैं, कैसे हम जल्द से जल्द इस पूरे 10th के और +2 के जो हमारे स्कूल्स हैं 9th ऑनवर्ड्स, उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकें। उसी पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, अपनी चिंता जाहिर की कि हमें सबसे पहले अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन भी करना है। तो उस पर बैठक हुई थी और हम लोग एक रोड मैप तैयार करेंगे, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। छात्र फेल हुए और हंगामा हुआ तो बीजेपी भी एक्शन में आई। सरकार के खिलाफ बीजेपी ने भी हल्ला बोला। मांग करता है कि आने वाले समय में इन सभी जिलों में इन लाखों छात्रों के भविष्य को बचाना है या उनको कुछ आगे आप दर्द को कम कर सकते हैं, तो तुरंत में सभी जिलों में सेंटर बनाकर रीचेकिंग की व्यवस्था की जाए और कहीं न कहीं उस स्तर के शिक्षकों को बैठाया जाए जो इसके इंटर स्तर के जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से कॉपियों की जाँच कराई जाए। साथ ही साथ जो कंपार्टमेंट के एग्जाम आप लेने जा रहे हैं, उसमें आप उन गरीब छात्रों को मुफ्त में कंपार्टमेंट का एग्जाम कराइए, ताकि वो दोबारा आपकी व्यवस्था के कारण अपने गरीब परिवार के बच्चे दोबारा पैसा देना उनको नहीं पड़े। बीजेपी के साथ साथ उनके संगठनों को भी मौका मिला और छात्र की आवाज बुलंद करने के लिए वो भी सड़कों पर उतर आए।
बिहार सरकार पर जमकर हमले बोले गए। फिलहाल मामला बढ़ता देख सरकार के मंत्री डैमेज कंट्रोल में उतरे। आलोक मेहता और मदन सहनी ने छात्रों की तैयारी पर ही ठीकरा फोड़ दिया। ये भी कहा कि अच्छे छात्रों के लिए ये अच्छा परिणाम है। परसेप्शन वाली बात नहीं है, जो हालात हुए थे जिसका पता सरकार की तत्परता की वजह से और मीडिया चैनल की तत्परता की वजह से लगा था, उस पर सरकार ने क्विक एक्शन लिया था। अब मैं समझता हूं कि उस इम्पल्सिव अप्रोच था, क्योंकि बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेना था और उस वजह से कड़ाई भी अच्छी खासी हुई। कॉपी जांच से लेकर और परीक्षा लेने तक की व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। अभी तक जो व्यवस्था है उसमें यही रिजल्ट आया और मैं समझता हूं कि यह एक बात के लिए और प्रेरित करेगा यहाँ के छात्रों को कि और मेहनत करें। अच्छा परिणाम जो आया है उसको आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय में जो अच्छा छात्र के साथ होने वाला है उसकी ये शुरुआत है और जो परिणाम आए हैं उसके एक कारण नहीं है, कई कारण से ऐसे परिणाम आए हैं। उसमें छात्र की अपनी तैयारी भी हो सकती है, जिस पर आप लोग प्रश्न कर रहे हैं नकल पर, उसको भी कारण हो सकता है। और जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि कई कारणों से होता है, जिसमें कॉपी जांच से लेकर के प्रश्न पत्र लीक से होकर के और जो कुछ लोग इसमें लगे हुए थे उस सारे लोगों पर जब कड़े कदम उठाए गए हैं तो उसका परिणाम इस तरह का आया है। हम लोग आशा करते हैं आने वाले समय में छात्रों के हित में आगे अच्छा कदम हो। बहरहाल सीएम ने कहा है कि खराब रिजल्ट आने वाले छात्रों की कॉपियां फिर से जांची जाएंगी। फैसला सही है, लेकिन क्या अब बिहार सरकार को अपने एजुकेशन सिस्टम का भी पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? क्योंकि छात्रों के साथ साथ कहीं न कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी फेल हुई है। पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। चलिए, तो गड़बड़ियां हुई है और उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की कवायद होती दिख रही है, लेकिन सवाल ये कि गड़बड़ियों के बाद ही क्यों आंख खुलती है सरकार की और क्यों ये पता चलता है कि कहीं कुछ खामी रह गई है जिसकी वजह से छात्रों का आक्रोश सड़क पर नजर आया। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इरशादुल हक जी जुड़े हुए हैं, छात्र नेता गौतम आनंद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले गौतम के पास चलते हैं। गौतम, जिस तरह से ये रिजल्ट सामने आया और उसके बाद फिर छात्रों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला, तब जाकर सरकार की नींद खुली और कहा गया कि जल्द पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी। क्या लगता है किस तरह की गड़बड़ियां होंगी? गौतम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल राजेश जी, सभी लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट बेहद खराब है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है खुद से। चलिए, तकनीकी कारणों से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इरशादुल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। इरशादुल जी, क्या लगता है, पहले गलती करें और फिर माफी मांग लें, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चों का तो साल बर्बाद होता दिख रहा है, उन्हें अपना करियर खराब होता दिख रहा है और यहाँ तक कि वैसे छात्रों का रिजल्ट भी बेहद खराब आया है जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेहतर परिणाम ला चुके हैं। देखिए, ये बड़ी आसान नहीं है इस पे कुछ भी राय बना लेना। आप अगर देखें तो बिहार की स्थिति अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखें, मेडिकल की परीक्षा में देखें, इंजीनियरिंग की परीक्षा में देखें, सिविल सर्विसेज में देखें, तमाम परीक्षाओं में बिहार का डंका बजता रहता है। यही बिहार के छात्र हैं जो बहुत बड़े स्तर पे कामयाब होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि दो बातें, अभी कुछ दिन पहले जो आप देखेंगे कि सीबीएसई का रिजल्ट है, जो 12th का रिजल्ट या फिर आईसीएसई का जो रिजल्ट है, उसमें भी बिहार के बच्चों का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है।
लेकिन जब बिहार बोर्ड की बात आती है तो बिहार बोर्ड में मात्र 20% छात्रों का सफल होना यह चिंता की बात जरूर है। लेकिन इसके लिए सिर्फ व्यवस्था दोषी है यह मैं नहीं मानता हूँ। इसकी एक वजह यह भी है कि ये वही छात्र हैं जो 12वीं की कक्षा में नामांकन करा लेते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए या तो पटना आ जाते हैं या फिर बिहार से बाहर कहीं चले जाते हैं और वो एक औपचारिकता के तौर पे ये सोचते हैं कि वो परीक्षा दे देंगे और परीक्षा देकर के पास हो जाएंगे। उनकी सारी तैयारी, उनका सारा कंसंट्रेशन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित रहता है। तो पिछली बार जो हम लोगों ने देखा कि बड़े पैमाने पे घोटाले उजागर हुए यूपी बिहार बोर्ड में और उसके बाद जो है उसके नए चेयरमैन जो बनाए गए उन्होंने बड़े स्तर पे कार्रवाई की और उसका उन्होंने कहा भी कि ये उसी का नतीजा है कि परीक्षा का जो अभी परिणाम आया है बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, छात्रों के स्तर पे अभी जो सरकार ने कहा है, सरकार उच्च स्तर पे बैठे हुए लोग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये छात्रों का अधिकार है कि वो पुनर्मूल्यांकन कराएं। पुनर्मूल्यांकन अगर करा भी लेते हैं तो मुझे लगता है कि 20 से 25% छात्र और पास हो जाएंगे। इस प्रकार जो कुल पास होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत होगा वो मुश्किल 50% तक जाएगा। फिर भी 50% छात्र जो है सो असफल ही होंगे, इसकी संभावना है। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। इसमें जो परीक्षा का जो पैटर्न है पूरे देश भर में, अगर आप शिक्षा के विशेषज्ञों से बात करें तो वो बताएंगे कि जो प्रतियोगिता का जो एक जुनून है छात्रों के ऊपर कि उनकी प्राथमिकता होती है कि वो किसी भी सूरत में इंजीनियरिंग और मेडिकल को निकाल लें, तो उनकी तैयारी इधर थोड़ी धूमिल हो जाती है। तो वो भी एक वजह है। दूसरा ये है कि जो पूरी प्रक्रिया है जो पढ़ाई का, आप देखेंगे कि ICSE में या फिर CBSE के जो स्कूल है वहाँ पे आपको अटेंडेंस की जरूरत होती है। बिहार में भी यह व्यवस्था है, लेकिन इसमें अब भी बगलिंग की बड़ी गुंजाइश होती है। छात्र जो है तो कहीं से फॉर्म भर दिए और पढ़ाई नहीं की, स्कूल नहीं गए, क्लासेस नहीं किए और एग्जामिनेशन में बैठ गए, इस उम्मीद से बैठ गए कि कहीं चोरी वोरी हो जाएगी, नकल करने की गुंजाइश बन जाएगी, तब वो सफल हो सकते हैं। लेकिन इस बार यह मानना पड़ेगा कि जो परीक्षा हुई है उसमें नकल की गुंजाइश बहुत ही न्यूनतम रही है और उसका ही ये परिणाम सामने आया है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर किरण घई भी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। मनमोहन जी, क्या इशारा कर रहा है ये पूरी कार्रवाई की जो घोषणा की गई है छात्रों के आक्रोश के बाद? क्या मान रही है सरकार कि उससे कहीं चूक हुई है या फिर छात्रों को शांत करने के लिए? दीपक, छात्रों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हुआ है और सरकार तो चूक ही रही है। सरकार का काम है चूकना, सरकार हमेशा ही चूक दी और सरकार हमेशा गलतियां पे ही गलतियां ही कर रही है। और जब गलती करती है सरकार तो उसमें कहीं ना कहीं उस मामले में किसी न किसी के ऊपर में परिणाम घोषित करना पड़ता है उनको। जैसे कि अभी शिक्षा सचिव को हटा दिया गया, गाज गिरने चालू हो गए हैं। अब ये सीएम साहब, ये सीएम को ये चीज सोचना चाहिए, सीएम को ये चीज समझना चाहिए कि ये पहले क्यों नहीं ये कार्रवाई होती है। कार्रवाई किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद ये कार्रवाई क्यों होती है? दीपक, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। बिहार की तकदीर से आखिर कौन खेल रहा है, ये बात सोचना चाहिए। आप पिछले 5 साल के ही सिविल सर्विस के रिजल्ट को देख लीजिए, IIT का रिजल्ट भी एक बार जरूर निहारिए। दिल्ली के तीनों विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों के बारे में पता कर लीजिए, आपको 60% बिहारी ही मिलेंगे। देश के प्रशासन पर मेधावी छात्र बिहारियों का ही कब्जा है। आप सोचिए, जिसके माँ बाप ने खुद को बेचकर अपने कलेजे के टुकड़ों को वक्त पर बिहार के से बाहर भेजने का साहस दिखाया। कमाल है, जिस बिहार में शिक्षा के अलावा कोई बड़ा व्यापारी नहीं, बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए इंजीनियर डॉक्टर बनने से बड़ा कोई सपना नहीं, उस बिहार में इस सपने की बुनियाद को खड़ा करने वाले 12वीं में 62% बच्चे फेल हो जाते हैं और उसी बिहार के बहुसंख्य बच्चे बिहार के बाहर 99% से पास होते हैं। क्या विडंबना है दीपक, आप सोचिए इस विषय में। मैं सोचता हूं मैं अपने आप में कि आखिर क्या कर रही है सरकार। सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार इस मामले में कैटेगरी में खड़ी हो चुकी है और सरकार कब इस पद को जवाब देगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, 8 लाख विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। जो बच्चे IIT में पास हो रहे हैं वो बच्चे इंटर में फेल हो जाते हैं। आखिर गड़बड़ी कहां हो रही है दीपक? सरकार में कहीं ना कहीं चूक हो रही है इतने बड़े पैटर्न पे। ठीक है, मानता हूं कि कड़ाई से एग्जाम लिए गए, कड़ाई यार, जो आप सोचो इस चीज को दीपक, आखिर हमारे साथ चूक ये उस जगह पर चूक हो रही है सरकार में और इस जगह पर इनको जवाब देना चाहिए। और जवाब जब कुछ उजागर हो जाते हैं तुरंत सीएम का आता है कि हम इस पर कार्रवाई कर। अरे कार्रवाई आप पहले क्यों नहीं करते हैं कि आप बाद में किसी को हटाएं? शिक्षा सचिव को हटा दिए, अभी अब गाज गिरेंगे, अब नए नए लोग आएंगे। अरे आप जिस दिन देखो, जिस दिन इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो रहा था उस दिन सचिव से लेकर के जितने बैठे
सब लोग मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत कड़ाई से एग्जाम। अरे कड़ाई आप करने के लिए किसने मना किया था आपको कभी किसी ने? आप करो, लेकिन इस तरह से किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो दीपक। लेकिन सिर्फ कड़ाई यहाँ वजह नहीं है। छात्रों का कहना है कि गड़बड़ी हुई है, कदाचार मुक्त परीक्षा तो कराया गया लेकिन धांधली हुई है परीक्षा परिणामों में और कॉपियों की चेकिंग में। राजेश जी, कौन जवाब देगा उन्हें? देखिए दीपक जी, यही जो प्रतिपक्ष के लोग हैं और बिहार के लोग, हर व्यक्ति, पिछले 2 साल पहले की बात आप देखें तो लोग कह रहे थे कि बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा हो रहा है, करप्शन बढ़ गया है। जब सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा ली, उसका जो परिणाम सामने आए, वही लोग कर रहे हैं कि बच्चे फेल हो रहे हैं। तो देखना है कि आप क्या चाहते हैं कि सब बच्चों को पास कर दिया जाए? हम किस ओर जा रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो पास होने लायक तो कम से कम सीख जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं कि बच्चों की शिक्षा बेहतरी के लिए हो। पहला कदम सरकार ने उठाया, पहला कदम शिक्षा मंत्री ने उठाया, जिसका परिणाम हुआ कि बिहार की बदनामी जो संपूर्ण देश में हुआ था, इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा होकर एक चीज में हम उपलब्धि पाए हैं। दूसरा, हम शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कह चुके हैं शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है और उसको हम काफी तेजी से आगे जा रहे हैं। शिक्षा को राजेश जी, दीमक लगे दीवार पे अगर रंगों की पुताई कर देने से वो मजबूत हो जाती तो फिर समस्या ही क्या थी? किरण घई जी, जिस शिक्षा व्यवस्था में दीमक लग चुकी है, खोखला हो चुका है वो पूरा तंत्र, उसमें ऊपर से रंग रोगन करके वाहवाही बटोरी जा रही है, ऐसा नहीं है क्या? देखिए, रंग रोगन करने से बात बनती नहीं है। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो हमारे सर्वतोमुखी विकास से जुड़ा हुआ है। मानव विकास मिशन बना देने भर से काम नहीं चलेगा, आपको शिक्षा की जड़ मजबूत करनी होगी। और ये कोई तर्क पूरा नहीं बनता कि भाई इस बार कड़ाई से परीक्षा हुई इसलिए बच्चे फेल हो गए। एक तरफ बिहार की प्रतिभाओं का डंका बजता है और इसमें कोई शक नहीं कि ये मनीषा की भूमि है, परंपरागत इतना इतिहास है हमारा। लेकिन आप अगर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो वो नकल करेंगे और नकल रोकेंगे तो फिर परिणाम ऐसे आएंगे। तो बिहार की छवि धूमिल होती है, बिहार के प्रतिभाओं पर प्रश्न चिन्ह लगता है और इसका कारण केवल ये है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकताओं में ही नहीं है। आप देख लीजिए, सरकार ने 7 निश्चयों की बात की, उसमें शिक्षा कहाँ है? बुनियादी जरूरतें चाहिए हमको जीने के लिए, लेकिन मनुष्य बने रहने के लिए शिक्षा चाहिए और शिक्षा के बिना कोई विकास भी नहीं होता। तो विकास का नारा भी खोखला और झूठा साबित हो जाता है अगर हम शिक्षा नहीं करते। बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे रहते हैं, उसमें ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए वो इस पर ध्यान नहीं देते। ये तर्क भी मुझे बहुत सही मालूम नहीं होता, खोखला है। क्योंकि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं उनको पता है कि अगर वो इंटरमीडिएट में फेल हो गए तो उन परीक्षाओं में कम्पीट करके भी वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इसमें पास होना उनके लिए जरूरी है। तो उनकी अटेंडेंस सही हो, शिक्षा व्यवस्था हो। स्कूलों में प्रधानाचार्य ही नहीं है, स्कूलों में शिक्षक पूरे नहीं है, उनकी उपस्थिति को हम सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो अगर पूरी व्यवस्था हमारी फेल है, वहाँ हमने ध्यान नहीं दिया है, तो कैसे हम ये उम्मीद करें कि हम कदाचार रोकेंगे? 2 साल पहले से हम देख रहे हैं दूसरे पहलू पर अगर हम ध्यान दें, किरण जी, नकल कराने वाले, आपकी बातें सही है, हम आपके पास फिर से आते हैं। इरशादुल जी ने कई बिंदु इस वजह के लिए गिनाए हैं कि परीक्षा परिणाम खराब आए हैं, लेकिन इरशादुल जी, अगर इसके दूसरे पहलू को देखें कि अब एक मैसेज गया है कि आप बिना पढ़े परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, चोरी का जो विकल्प पहले मौजूद था उस विकल्प को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अब जो छात्र कक्षाएं अटेंड करने जाएंगे स्कूलों में, क्या उनके लिए सरकारी स्कूल तैयार हैं? सरकारी स्कूल में उनके लिए शिक्षक तैयार हैं जो उन्हें पढ़ाएंगे अगले साल? देखिए, जहां तक शिक्षा की बात है, आप प्राइमरी एजुकेशन से ही लेकर के चले। यही नीतीश सरकार 2005 से काम कर रही है यहाँ। अभी 2017 चल रहा है, तो लगभग 12 साल बीत गए। 2005-6-7 के बाद जो प्राथमिक शिक्षा में जो टीचरों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो बच्चे क्लास 1 में उस वक्त 2007 के आसपास आए थे, वो आजकल 12वीं या फिर उसके बाद ऊपर के छात्र हो चुके हैं। तो जो बुनियादी शिक्षा है, अगर हम बात करते हैं सिर्फ हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एग्जामिनेशन की स्कूल की बात करते हैं, प्राथमिक
स्तर पे भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आपको याद होगा दीपक जी के मुखिया लोगों ने हमारे शिक्षकों की नियुक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें किस तरह की धांधली हुई थी, काफी हंगामा भी हुआ था। वही बच्चे जो 2006-07 में क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3 में थे, वही बच्चे इस बार आकर के 12वीं का एग्जाम दिए हैं और उनका ये परिणाम है, यह भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि प्राथमिक स्तर से उठ करके ही यही सारे बच्चे ऊपर आए हैं। तो हमारी प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें जो टीचरों के अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया थी, आपको याद होगा कि कितना हंगामा हुआ था। एक अनपढ़ मुखिया को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो एक ट्रेन टीचरों की या मैट्रिक टीचरों की का अपॉइंटमेंट करे। तो पहले तो हम लोगों ने वही गलती की थी। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी भी खुद को अलग नहीं कर सकती है। उस वक्त वह भी सरकार में थी कि कैसे प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की गई, उसकी सहमति से वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था। तो पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो जब आप एक बबूल का पेड़ बोते हैं तो उससे आम का की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यह एक पार्ट है, लेकिन ये जो बबूल के पेड़ बड़े हुए हैं वो काफी चुभन दे रहे हैं छात्रों को, उनके अभिभावकों को और पूरी व्यवस्था को, बस वो चुभन महसूस नहीं हो रही है। राजेश जी, क्या अब तैयार है व्यवस्था कि छात्र अगर कक्षाओं में पहुंचते हैं तो उन्हें पढ़ाया जाएगा? क्या कक्षाएं भी मौजूद है? ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल दीपक जी, आपने सर्वे किया होगा, सरकार पूरी तरह उस व्यवस्था की ओर है कि सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए, बच्चों को स्कूल में उनके हिसाब से कक्षा और उपस्कर वहाँ उपलब्ध हो, और उस ओर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से हम माननीय किरण घई जी का हम सुन रहे थे, उन्होंने आसानी से कहा टीचरों की कमी है। हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि टीचर की कमी ये 2 साल में आ गया है क्या, 1.5 साल में? पिछले 7.5-8 साल से तो सरकार में थे, उस समय वो ध्यान क्यों नहीं था? अगर भाजपा की सरकार अगर शिक्षा पर इतना ही ध्यान दे रही है तो बिहार के शिक्षा बजट में कटौती क्यों किया? एक तरफ भाजपा का जो दोहरा चरित्र, क्या चाहते हैं कि बच्चे चोरी करके पास करें? मैंने कहा पहले क्या चाहते हैं जान लेते हैं, हमारे पास वक्त भी कम है। किरण जी, ये विषय परस्पर दोषारोपण का नहीं है, ये बहुत व्यापक विषय है जी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सरकार कोई भी हो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षा उसकी प्राथमिकताओं में आए। एक तरफ यह भी आलोचना आप करें कि भाजपा भी सरकार में थी जब शिक्षकों की नियुक्ति की गई बड़े पैमाने पर, तो उस समय ये सोचा गया था कि इसके पहले की जो स्थिति थी, चरवाहा विद्यालय बनेंगे और क्या क्या हो रहा था, तो वो सारी व्यवस्थाएं तो चली नहीं। उस समय भी मेधा घोटाला हुआ और बिहार की बहुत बदनामी हुई। तो जब एनडीए की सरकार आई तो ये सोचा गया कि कहाँ तो भैंस के बथान के नाम पे स्कूल है, कहीं आम के पेड़ के नाम पे स्कूल है, वहां पे है, और कोई ना स्कूल की बिल्डिंग है ना कोई शिक्षक है, तो कम से कम स्कूल के भवन बन जाए और शिक्षक के नाम पे कुछ पढ़े लिखे लोग खड़े तो हो जाए। सरकार ने शिक्षा बजट में कटौती क्यों की? ये तो पूछिए उनसे, इसका जवाब दे देश को। लेकिन उसके बाद गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए और जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, फिर ये पिछले चुनाव के बाद जब से सरकार आई है, ये 2 साल नहीं हुए सरकार को आए हुए, बिल्कुल, भले बजट राशि लेना चाहिए बढ़ा दी गई हो लेकिन उसका परिणाम होता नहीं दिख रहा है। खैर, मनमोहन जी के पास चलते हैं। मनमोहन जी, बच्चों को ठेस तो लगी है और जोर की चोट लगी है, लेकिन क्या अब वो आगे संभल के चलना सीखेंगे इस चोट के बाद? दीपक को चोट लगी है, बच्चे को चोट, और बच्चे हमेशा संभल कर चलते हैं। गलतियां कहीं ना कहीं हमसे होती है दीपक, और बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनको सिखाने के लिए उनके गार्जियन और उनके लोग बैठे होते हैं। लेकिन अगर हम गलती कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा दीपक, 30% बोर्ड का समीकरण बनाकर जब सत्ता पर काबिज होने का गणित तैयार होता है तो फिर किसे फिक्र है राज के नौनिहालों की किस्मत का? जब सत्ताधारी नेता का भविष्य 8वीं फेल होने पर भी तैयार हो तो फिक्र है राज किसे फिक्र है राज का? दीपक, आपको सोचना चाहिए। उनका कहना अकेले 100 बच्चों को पढ़ाना, क्या मेरे एक मित्र हैं उनको कहते हैं कि मैं अकेले 100 बच्चों को पढ़ाता हूं, क्या संभव है कि एक क्लास में 100 बच्चों को मैं पढ़ा पाऊं? तो वो भी बैठ के फांकी मारते हैं दीपक। उन भी कहते हैं कि 100 बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा तो किस बच्चे को मैं कितना सीख दे सकता हूं? आप खुद सोचिए दीपक। तो फिर टीचर की कमी, और हम अगर टीचर की कमी पर जाएंगे और हम अपने उस पर जाएंगे, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना दीपक, ना हम राजनीति करने आए दीपक, हमें राजनीति भी नहीं करनी, हमें सोचना है उन 8 लाख बच्चों के बारे में। राजेश जी की अपनी गवर्नमेंट चल रही है, राजेश जी भी आज बोल नहीं सकते, सरकार में कौन क्या बोल सकता दीपक? इनको सबको पता है जो सरकार में बोलेंगे उनको कल जवाब देना पड़ेगा, और जवाबदेही इनकी बनती है, लेकिन ये जवाबदेही से भागते हैं दीपक।
सोचिए बिहार के पास शिक्षा के अलावा फिलहाल कोई पूंजी नहीं है दीपक। आज हमारे पास जो बिहार में पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी है वो शिक्षा है। चाहे कहीं भी बैठे हो, IAS IPS आप कहीं भी बैठे देखो, ये सबसे बड़ी शिक्षा हमें मिलती है। आप देखो उन्हीं लोगों में से चुन कर आते और बेहद प्यार करते उनको। डरिए और डराइए का वक्त बदल रहा है दीपक। इन वक्त पर बदलने की 30% वोट जो लोग शामिल है सत्ता पर, उसी वोट परसेंटेज पर विपक्ष में बैठे रहने लायक नहीं रहेंगे। इनको ध्रुवीकरण के बात सोच, लेकिन आखिर इस तरह से कैसे चलेगा? एक बिहारियों का बोलते न दीपक, नीतीश कुमार ने अपना एक पंच लाइन दिया था, बिहार में बाहर है। अरे मुझे तो आज ये लग रहा है कि बिहार में बाहर है या बिहार में बाहर है। अब हमें बाहर जाना पड़ेगा या बाहर ही जाना पड़ेगा? आप खुद सोचिए दीपक। मुझे वो पंच लाइन याद आकर मुझे हंसी आती है आज। जी, गंभीर स्थिति है। बिहार के हीरों को कोयले की कीमत में लाकर छोड़ा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था ने, और जो कार्रवाई हो रही है, कहा जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन की कोशिश की जाएगी। जल्द से जल्द नतीजे फिर से प्रकाशित किए जाएंगे ताकि छात्रों का वक्त और भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन जो स्थितियां बनी है और जो पूरी बुनियाद बर्बाद हो चुकी है, उसका पुनर्मूल्यांकन कब करेगी ये व्यवस्था, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन सिंह राजपूत जी, इरशादुल हक जी, राजेश राठौर जी और डॉक्टर किरण घई जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।